बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलसूम अपनी सास की बहुत खिदमत करती, लेकिन इसके बावजूद सास बेटे को फ़ोन करके कहती कि मुझे यतीम खाने में छोड़ आओ या अपने पास बुला लो। तुम्हारी बीवी मुझे खाना नहीं देती और मुझसे भीख मंगवाती है। ये सुनकर कुलसूम हक्की बक्की रह गई कि अम्मा कैसी बातें कर रही हैं। तो शौहर ने गुस्से में आकर कुलसूम को तलाक भिजवा दी और अम्मा को बाहर ले गया। तो कुछ दिन बाद अख्तर का सारा कारोबार तबाह हो गया और वो अम्मा को लेकर पाकिस्तान आ गया। और जब कुलसूम को पता चला तो अख्तर के घर गई और उसे एक बॉक्स पकड़वाया। अम्मा के कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि उसमें कुलसूम की आंखें नींद से बोझल हो रही थीं। सारा दिन इसकी सास इसे एक मिनट बैठने न देती थी। सुबह से लेकर रात के इस पहर तक वो घर के काम काज करके इतना थक चुकी होती कि इसका बस दिल चाह रहा होता कि किसी तरह वो अपने बिस्तर पर लेटे और सो जाए। मगर इसकी सास मकारी से मुस्कुराते हुए इसे अपने साथ बिठाए हुए थी। हाय हाय, टांगों में बड़ा दर्द है, ज़रा सही से दबा। मेरे बेटे की कमाई खाकर मोटी ताज़ी होती जा रही है और उसकी माँ की खिदमतें करने का तुझे पता नहीं। कुलसूम की सास ने ताना मारा तो वो बेचारी एक दफ़ा फिर तेज़ी से उसकी टांगें दबाने लगी। कभी वो कहती मेरे लिए दूध ले आओ। कुलसूम दूध का गिलास लेकर आती तो कहती गर्म क्यों लाई हो, मुझे तो ठंडा चाहिए था। कुलसूम बेचारी वो दूध वापस ले जाती और फिर ठंडा दूध ले आती। कभी कहती मेरे सर में तेल की मालिश कर दो। कुलसूम उनकी बात कोई एक बात भी रद्द ना करती। जो वो कहती, जैसा कहती वैसा ही करती रहती। ये और बात के सुबह अजानों के वक्त से लेकर रात तक साजिदा अपने उसे जानवरों की तरह काम करवाती थी। नींद में हलकोरे खाती कुलसूम उस वक्त चौंकी जब उसे अपनी सास की आवाज़ सुनाई दी। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। है बेटा, मैं बड़ी दुखी हूँ। मैं तुझे क्या बताऊँ, अपनी बीवी के आसरे छोड़कर खुद वहाँ दुबई जाकर बैठ गया है और वो सारा दिन पलंग तोड़ती रहती है। घर के कामकाज मुझ बुढ़िया से करवाती है, फिर भी इसे चैन नहीं मिलता तो मुझे भीख मांगने के लिए सड़कों पर छोड़ आती है और कहती है कि अख्तर के भेजे हुए पैसों से इसका गुजारा नहीं होता। खाने पीने के लिए मुझे कुछ नहीं देती। अगर अब मैं खाना मांगूँ तो कहती है अगर भीख नहीं मांगोगी तो खाना नहीं मिलेगा। कुलसूम हक्का बक्का रह गई। अख्तर तो इसके शौहर का नाम था। इसका मतलब था साजिदा बेगम इसके शौहर से बातें कर रही है। तो इसने कुछ बोलना चाहा, लेकिन साजिदा बेगम फ़ोन कान से लगाए अपने बेटे के कान भरती जा रही थी। दूसरी जानिब वो दुबई में बैठा गुस्से से आग बगोला हो रहा था। कुलसूम की इतनी जुर्रत कि वो मेरी माँ से सड़कों पर भीख मंगवाए। मैं यहाँ प्रदेश में किस लिए बैठा हूँ? तुम्हारे लोगों के लिए कमाई करने के लिए ही तो प्रदेश काट रहा हूँ। जब मेरी माँ को इस औरत ने सुकून नहीं देना तो मुझे उस जैसी बदबख्त औरत की कोई ज़रूरत नहीं। साजिदा बेगम मुस्कुरा दी। कई दिनों से वो अपने बेटे के कान भरने की कोशिश कर रही थी, मगर आज कामयाबी हुई थी। इन्होंने जल्दी से फ़ोन कुलसूम की जानिब बढ़ाया। ये ले अख्तर, तुझसे बात करना चाहता है, इन्होंने कहा। तो कुलसूम ने कांपते हुए फ़ोन कान से लगाया। अख्तर गुस्से का वैसे ही तेज़ था। वो अपनी सफाई देने की कोशिश करने लगी, मगर दूसरी जानिब अख्तर आपे बहर हो चुका था। आखिर तेरी जुर्रत कैसे हुई कि तू मेरी माँ को भीख मांगने के लिए मजबूर करे? वो बेचारी मुझसे कह रही हैं कि मैं उन्हें ओल्ड होम में छोड़ दूं, जहां लावारिस वालिदैन अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजारते हैं, और ये सब कुछ तेरी वजह से है। मैं तुझे तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। अख्तर ने दुबई में बैठे बैठे चिल्ला कर कहा तो कुलसूम के हाथों से फ़ोन छूट कर नीचे जा गिरा। वो हक्का बक्का कभी अपनी सास की शक्ल देखती और कभी फ़ोन की। इसकी सास तो खुशी के मारे उछली पड़ी थी। इसे यकीन नहीं था कि बेटा इस हद तक इसका दिल खुश कर देगा। कुलसूम फूट फूट कर रोने लगी। चल उठ, अब निकल मेरे घर से। तेरा मनहूस साया आखिरकार मेरे बेटे की ज़िंदगी से निकल ही गया। अब मैं उसकी दूसरी शादी करूंगी और तुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत लड़की लाऊंगी। तू अपना बोरिया बिस्तर बांध और अपने गरीब माँ बाप के दरवाजे पे जाके बैठ। सास की बात पर कुलसूम खामोशी से उठ गई। ना उठती तो उसे पता था सास धक्के मारकर घर से निकाल देगी। वो थी ऐसी। कुलसूम के वालिदैन बेहद गरीब थे। इसका सिर्फ एक ही भाई था
जो मजदूरी करके अपना और वालिदैन का पेट पाला करता था। कुलसूम को पता था अगर वो इनके घर जाएगी तो उनके ऊपर बोझ बन जाएगी, लेकिन बहरहाल जाना भी मजबूरी था। अब वो अपने ससुराल में तो रह नहीं सकती थी। खामोशी से पैकिंग करके वो घर से बाहर निकलने लगी। तभी साजिदा बेगम ने इसे आवाज़ दी, कुलसूम जाते जाते मेरा बिस्तर तो बनाती जा, मेरे बूढ़े हाथों में इतनी जान कहाँ कि मैं ये सब काम करती फिरूंगी। कुलसूम ने पलटकर नफरत भरी निगाह अपनी सास पर डाली। बिस्तर तो इसने ना बनाया, मगर वो पलटकर अंदर कमरे में चली गई। कुछ देर तक वो खड़ फाड़ करती रही और जब बाहर निकली तो इसके हाथ में लकड़ी का एक चौकोर डब्बा था। सास वो डब्बा देखकर चौंकी, मेरे बेटे का सामान कहाँ लेकर जा रही है? मक्कार औरत, इसमें यकीनन जेवरात छुपाए होंगे, इसने कहा। लेकिन जोड़ों में दर्द की वजह से वो उठकर कुलसूम के पीछे नहीं आ सकती थी। कुलसूम ने जल्दी से अपना सामान समेटा और घर से बाहर निकल गई। साजिदा बेगम को थोड़ी घबराहट तो हुई, घर के कामकाज इनसे होते न थे। सारा दिन कुलसूम ही इनकी खिदमत किया करती थी, लेकिन कुलसूम की शक्ल वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जब भी इनका बेटा दुबई से फ़ोन करके कुलसूम का हाल अहवाल दरियाफ्त करता तो हसद की एक तेज़ लहर साजिदा बेगम के अंदर जागती और इसी हसद की वजह से आज इन्होंने कुलसूम को तलाक दिलवा दी थी। जैसे तैसे काम तो कर लूंगी, लेकिन इस कलमोही को दोबारा इस घर में नहीं आने दूंगी। साजिदा बेगम ने सोचा, लेकिन ये इनकी भूल थी। कुलसूम तो इन्हें चारपाई पर बैठे बैठे खाना दिया करती थी और वही इनके हाथ पांव धुलाया करती, लेकिन अब इन्हें सारा दिन घर में मारा मारा फिर कर अपने काम करने पड़ते तो इनके 14 तबक रोशन हो गए। इन्होंने वो दिन गुजरे साथ ही अपने बेटे अख्तर को फ़ोन किया। वो बदबख्त तो मुझ गरीब बुढ़िया को इस घर में छोड़कर तेरे घर पे लात मार कर चली गई है। अब बता ये तेरी बूढ़ी माँ कहाँ जाए? मैं अकेले इस बड़े से घर में नहीं रह सकती, ना ही मुझसे घर के काम होते हैं, तो मुझे अपने साथ ले जा। माँ की बात सुनकर अख्तर सोच में पड़ गया। माँ को इनकार भी नहीं कर सकता था। इसे अपनी माँ से बेहद मोहब्बत थी। माँ की खातिर ही तो उसने अपनी अच्छी भली बीवी को तलाक दे दी थी। दुबई में इसका अच्छा खासा चलता हुआ कारोबार था। कई सुपर स्टोर थे जिनका वो मालिक था। इसने अगले ही दिन एक शेख से बात की और माँ को लेने के लिए पाकिस्तान आ पहुँचा। साजिदा को यकीन है कि इसकी ज़िंदगी इतनी तब्दील हो सकती है। इसने फ़ोन करके बाकायदा कुलसूम को इतला दी कि देख अख्तर तुझे तो कभी दुबई लेकर नहीं गया, लेकिन मेरी ये फ़ोन कॉल पर भागा भागा आया है ये मुझे दुबई ले जाने तो सड़ती रहे उसी गुर्बत भरे घर में। मैं और अख्तर तो अब दुबई में मौज करेंगे, वहाँ मैं उसकी दूसरी शादी करूँगी। कुलसूम अपनी सास की ये बातें सुनकर तड़प कर रह गई, लेकिन कुछ नहीं कर सकती थी। अख्तर साजिदा को अपने साथ ले गया। वहाँ इसकी शान और शौकत और ठाठ देखकर साजिदा की आंखें हैरत के मारे खुली की खुली रह गईं। वो अख्तर की बड़ी सी गाड़ी में घूमती तो इसे अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं आता। ये ठाट बाट बस चंद ही दिनों की कहानी थी। साजिदा को दुबई आए अभी 1 महीना ही गुजरा था कि जब एक रोज़ अख्तर घबराया हुआ घर आया। अम्मा, मेरे स्टोर के खिलाफ किसी ने कानूनी कार्रवाई की है। चूँकि मैं गैर मुल्की हूँ इसलिए मैं इन लोगों से नहीं लड़ सकता। यूँ लगता है कि सारा कारोबार हाथ से निकल जाएगा। अख्तर की बात पर साजिदा हक्का बक्का रह गई। वो तो इस दौलत और ऐशो इशरत के बगैर रह नहीं सकती थी। अख्तर ने अपने कारोबार को बचाने और संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो गैर कानूनी तौर पर अपने स्टोर में मंशियात बेच रहा था। दुबई की हुकूमत सख्त थी। उन्होंने जैसे ही अख्तर की हरकत का पता चला उन्होंने सारे के सारे स्टोर सील कर दिए। अख्तर के कुछ ताल्लुकात थे जिन ताल्लुकात की बदौलत इसे जेल ना हुई, लेकिन वो बिल्कुल कलाश हो चुका था। जेब में एक फूटी कौड़ी भी न थी। जेल न जाना पड़े इसलिए उसने जितनी जमा पूंजी थी वो सारी की सारी वकीलों और पुलिस को खिला दी थी। एक घर था जिसे बेचकर इसने अपने बहुत से मामला सीधे किए, लेकिन अब वो दुबई में नहीं रह सकता था। वहाँ रहना खतरे से खाली नहीं था। हर दूसरे रोज़ पुलिस इसके घर पर आ धमकती। साजिदा तो इस सारे सूरत हाल से बुरी तरह बौखला गई थी। अब माँ हमेशा पाकिस्तान जाना पड़ेगा। अख्तर ने कहा तो साजिदा के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगीं। लेकिन बेटा वहाँ जाकर तू करेगा क्या?
छोटा सा मकान है वहाँ, ये ऐशो इशरत तो वहाँ नहीं मिलेगी। साजिदा ने कहा मगर अख्तर अब और कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए सबको समेटकर अगले दिन वापस पाकिस्तान आ पहुँचा। दूसरी जानब कुलसूम तलाक के बाद रोती तड़पती वालिदैन के घर पहुँची तो इसकी माँ इसे देखकर दंग रह गई। सब लोग तो तेरी किस्मत पर रश्क करते हैं। कुलसूम, तेरा शौहर दुबई में रहता है और इस कदर मालो दौलत वहाँ से भेजता है, सिर्फ एक सास के होते हुए आखिर तुझे क्या तकलीफ हो गई कि तू रोती हुई माँ के घर आ गई? इन्होंने हैरत से पूछा तो कुलसूम फूट फूट कर रोने लगी। वो घर अब मेरा नहीं रहा। अम्मा ने मेरी दिन रात की खिदमत के बावजूद यही कहा कि मैं उनको बहुत दुख देती हूँ। मैं उनकी खिदमत नहीं करती और वो भूखी प्यासी दिन रात पड़ी रहती हैं। यहाँ तक कहा कि मैं सड़कों पर उनसे भीख भी मंगवाती हूँ। अख्तर ने ये सब सुनकर मुझे तलाक दे दी। कुलसूम की बात पर इसकी बूढ़ी माँ अपना दिल थाम कर रह गई। जवान बेटी तलाक लेकर वापस दहलीज पर आ बैठी थी। ऐसे में बूढ़ी माँ के दिल को करार किस तरह आता? मस्जिद से नमाज पढ़कर कुलसूम का बाप वापस आया तो कुलसूम ने उसे भी अपने तलाक की बाबत सुनाई। इसकी आंखें भी फटी की फटी रह गईं। झुकी कमर मजीद झुक गई। घर में पहले फाके चल रहे थे। सारा घर का दारोमदार कुलसूम के एक भाई पर था, जो बेचारा पढ़ा लिखा ना होने की वजह से मजदूरी करके अपना और घर वालों का खर्च उठाता था और कुलसूम की जिम्मेदारी भी कुछ कम न थी। इसकी तो इद्दत के रोज़ ही अभी पूरे ना हुए थे। शाम के वक्त कुलसूम का भाई जुनैद मजदूरी से वापस आया तो कुलसूम को सैन में फिरता देखकर चौंक उठा। ये सब क्या है? कुलसूम तो कभी कभी के लिए रहने आती थी, लेकिन आज इतनी परेशान क्यों दिखाई दे रही है? इसने माँ से पूछा तो वो रो पड़ी। कुलसूम को उसके शौहर ने तलाक दे दी है, अब ये हमारे साथ ही रहेगी। ये एक नई क़यामत थी। जुनैद थोड़े थोड़े करके अपने पास पैसे जमा कर रहा था कि किसी तरह शादी के अखराजात उठाने के लायक हो जाए तो शादी कर ले। लेकिन अब जवान बहन की जिम्मेदारी ने इसे अच्छी तरह बता दिया था कि वो इतनी जल्दी अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। घर में खर्च बढ़ा तो ज़्यादा पैसों की ज़रूरत भी पड़ी। जुनैद के घर में रखे हुए पैसे धीरे धीरे करके लगने लगे। कभी कभी वो घर वालों से उलझ भी पड़ता। जवान भाई को अपनी वजह से माँ बाप से झगड़ा करते देखकर कुलसूम की आंखों में आंसू आ जाते। वो बस जैसे तैसे करके अपनी इद्दत के दिन मुकम्मल करना चाहती थी। मालने वाले घर आते तो कुलसूम को वहाँ देखकर हैरान रह जाते। इतनी जवान और खूबसूरत लड़की को इसके शौहर ने तलाक क्यों दे दी? यकीनन कोई ना कोई बात तो ऐसी हुई होगी। शायद किरदार की अच्छी ना हो। इसका शौहर तो दुबई में रहता है। हो सकता है इसने उसकी गैर मौजूदगी में किसी लड़के के साथ प्यार की पींगें बढ़ा ली हों और जब शौहर को पता चल जाए तो वो ऐसी औरतों को भला कहाँ रखते हैं। दो औरतें कुलसूम से तलाक का अफसोस करने के लिए आई थीं और जैसी कुलसूम उनके लिए चाय बनाने के लिए उठी, वो दोनों सरगोशियों में आपस में बातें करने लगीं। कुलसूम का दिल छलनी हो गया। अरे सुनाए, इसका शौहर अपनी बूढ़ी माँ को लेकर दुबई चला गया था, लेकिन वहाँ जाते ही उसका सारा कारोबार तबाह हो गया। आजकल वो वापस आ गया है। इस जैसी औरतें हर किसी को तबाह कर देती हैं। इतना नेक लड़का था, सिर्फ इसी की बदौलत अब इसके पास कुछ नहीं बचा। औरतें कुलसूम के बारे में कह रही थीं और किचन में चाय बनाती कुलसूम का दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था। इन्हीं औरतों की जुबानी इसे पता चला कि अख्तर अपनी माँ साजिदा को लेकर दुबई से वापस आ गया है। इसकी इद्दत मुकम्मल होने वाली थी। इसने पक्का इरादा कर लिया था कि इद्दत के मुकम्मल होते ही वो कहीं ना कहीं नौकरी ज़रूर कर लेगी। अख्तर दुबई से वापस आ तो गया था, लेकिन अब इस छोटे से मकान में इसका दिल नहीं लग रहा था। कारोबार कुछ था नहीं और ना ही इसके पास इतनी तालीम थी कि वो यहाँ पर कोई मुलाजमत इख्तियार कर लेता। जमा पूंजी तो सारी दुबई में ही लग चुकी थी। वो उठते बैठते परेशान रहने लगा। जो थोड़े बहुत पैसे थे वो रोज़ाना खर्च होने लगे। वो सारा दिन गलियों में जूतियाँ चटखाता रहता और जब घर वापस आता और माँ से खाना मांगता तो वो आएँ बाएँ शाएँ करने लग जाती। अख्तर को बड़ी हैरत होती। अम्मा जब मैं दुबई में था तो कहती थी कि कुलसूम घर का कोई काम नहीं करती, खाना सारा तू बनाती है, घर के सारे काम भी तू करती है,
लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि तुझे तो कोई काम करना नहीं आता, रोटी बनाना तो कब की भूल चुकी है, और सालन कैसे बनता है इसका तो तुझे इल्म ही नहीं। सारा दिन घर धूल मट्टी गर्द से अटा रहता है, घर में आने को जी नहीं चाहता, इसका मतलब है कि तू सबको झूठ बोला करती थी। अख्तर माँ पर बरस पड़ा तो साजिदा बजाय शर्मिंदा होने के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। हाँ तो ये सब तेरी गलती है, तुझे किसने कहा था कि तू उसे तलाक दे दे? अच्छा भला यहाँ रहती थी, काम काज करती थी, अब उस जैसी मुफ्त की नौकरानी भला हमें कहाँ से मिलेगी? साजिदा की बात पर अख्तर गुस्से में आग बगोला हो जाता। अचानक ही एक रोज़ वो चौंका और लपक कर कमरे के अंदर चला गया। अम्मा यहाँ लकड़ी का एक डब्बा पड़ा होता था, जाने से पहले वो डब्बा बड़ी हिफाजत से कुलसूम के हवाले करके गया था। वो डब्बा कहाँ है? अख्तर ने कहा तो साजिदा बेगम चौंकी। इन्हें याद आया कि घर से जाते वक्त कुलसूम ने अंदर जाकर लकड़ी का एक डब्बा उठाया था। वो डब्बा तो वो कलमोई अपने साथ ले गई, क्योंकि उस डब्बे में ऐसा क्या था? क्या कोई जायदाद थी जो तुम दोनों मियाँ बीवी ने मुझसे छुपा कर रखी थी? साजिदा बेगम बरस पड़ी, लेकिन अख्तर बुरी तरह झुंझला गया। उसे तो पता ही ना था कि कुलसूम कहाँ रहती है। जहाँ उसके मेके वालों का पहले घर था, वो लगभग कर उसी रोज उस घर में चला गया, लेकिन वहां जाकर पता चला कि दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला उसका मुंह चिढ़ा रहा था। कुलसूम के मेके वाले तो ये घर छोड़कर कहीं और जा चुके थे। वो लोग अपने मकान में तो रहते न थे, किराए का घर था। जब भी कोई मसला या तंगी होती तो वो घर बदल लेते। शायद अब की बार भी उन्होंने घर बदल लिया था। अख्तर अपना सर पीटता हुआ वापस घर में आकर शिद्दत से उस लकड़ी के बॉक्स की तलाश करने लगा, मगर साजिदा को कुछ इल्म ना था लकड़ी का वो डब्बा कहाँ है। नौकरी की तलाश में मारे मारे फिरते हुए इसे कई महीने गुजर चुके थे, जेबें खाली हो चुकी थीं। अब तो ये आलम था कि पूरे दिन में एक वक्त की रोटी का बंदोबस्त करना भी मुश्किल हो चुका था। थक हार कर इसने मजदूरी का रास्ता चुना, लेकिन दुबई में रहकर काम करते हुए इसका जिस्म मजदूरी का आदी भी ना रहा था। जहाँ भी मजदूरी करने जाता वहाँ लोग इसकी हट धर्मी और कहली को देखते, दूसरे दिन ही इसे चंद रुपए थमाते और वहाँ से भगा देते। अख्तर का जी चाहता कि वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। अच्छी भली बादशाहों जैसी ज़िंदगी फ़कीरों से भी बदतर हो गई थी, मगर इसे समझ ना आता था कि आखिर ये सब कुछ क्यों है। इसे तो अपनी ज़िंदगी बदलने का बस एक ही मौका नज़र आता था, कहीं से इसे वो लकड़ी का डब्बा वापस मिल जाए तो मेरे हालात बेहतर हो जाएं। वो दिन रात बस यही सोचता रहता। कुलसूम इसके बरअक्स थी। तलाक के बाद इसने अपनी ज़िंदगी रोकी नहीं, बल्कि इद्दत मुकम्मल होते ही उसने मोहल्ले के सारे स्कूलों में नौकरी का पता कर लिया। उसकी किस्मत अच्छी थी कि जल्द ही इसे एक बड़े से स्कूल में टीचर के तौर पर भर्ती कर लिया गया। वो ज़हीन थी और हमेशा से ही मेहनती भी रही थी। जब इसने पहले ही रोज़ स्कूल में बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई तो स्कूल का मालिक बहुत खुश हुआ। आपके यहाँ आने से स्कूल में बच्चों की तादाद में इजाफा हुआ है, हमें वालिदैन की तरफ से अच्छी खबरें मिलती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप हमारे स्कूल में एक अच्छा इजाफा है। स्कूल के मालिक ने इंतहाई इज्जत से कुलसूम से कहा तो वो मुस्कुरा दी। ये एक बड़ा स्कूल था, यहाँ से मिलने वाली तनख्वाह भी अच्छी थी। घर में पहले तो भाई की मजदूरी से आने वाली आमदनी से गुजारा करना मुमकिन ही न था, लेकिन अब कुलसूम हर महीने स्कूल से होने वाली अच्छी आमदनी जब घर में माँ के हाथ पर रखती तो वो भी इसे दुआएं देती न थकती थी। घर के हालात तेज़ी से बेहतर होने लगे थे, मगर इन बेहतर होते हालात में कुलसूम का दिल अक्सर ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता। इसे मुस्तकबिल के ख़तरे सताते रहते थे। इसके कमरे में सामान के साथ लकड़ी का वो डब्बा भी पड़ा था जो आते हुए वो अख्तर के घर से उठा लाई थी। इस लकड़ी के डब्बे को देखते इसे अपनी माजी और अपना ससुराल याद आ जाता था और इसके चेहरे से खुशी गायब होकर परेशानी में बदल जाती थी। एक रोज़ कुलसूम तैयार होकर स्कूल गई और स्कूल का हाल ही ख़राब था। वहाँ काम करने वाले खाकरोप को बीमारी ने आ घेरा था। वो पूरे स्कूल में गर्द और धूल मिट्टी फैल रही थी। 2 चपरासी और भी थे, लेकिन इनकी ड्यूटी स्कूल के मुख्तलिफ हिस्सों में थी। कुलसूम का काम पढ़ाने के साथ स्कूल के इंतज़ाम वगैरह को देखना भी था, इसलिए वह आधे दिन के करीब परेशान होते हुए प्रिंसिपल के दफ्तर में चली आई।
اس نے وہاں آتے ہی پرنسپل کو سکول میں گندگی اور خاکروب کی غیر موجودگی کے بارے میں بتایا۔ فکر مت کرو کلثوم، تمہاری بات درست ہے، مجھے خاکروب نے پہلے ہی اپنا استعفیٰ جمع کروا دیا تھا، اس لیے میں نے نئے چپڑاسی کے بندوبست کر لیا ہے۔ جلدی وہ آنے والا ہے، تم اسے اچھی طرح سے سمجھا دینا کہ پورے سکول میں کہاں کہاں صفائی کرنی ہے۔ کلثوم نے حامی میں سر ہلایا اور دفتر سے باہر نکل آئی۔ پرنسپل کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا، اس لیے اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ چھٹی سے کچھ دیر پہلے خاکروب تو آ گیا، لیکن کلثوم کی اس سے ملاقات نہ ہو سکی۔ پرنسپل نے خود ہی اسے سمجھا دیا کہ کس کس جگہ کی صفائی اسے کل صبح آتے ہی ساتھ کرنی ہے۔ اگلے دن کلثوم وقت پر تیار ہو کر سکول پہنچی تو سکول چمک رہا تھا، اور خاکروب جو اپنا کام تن دہی سے کر رہا تھا، اس کی پشت کلثوم کو نظر آ رہی تھی۔ وہ کوئی بوڑھا آدمی تو نہ تھا، بلکہ وہ جوان آدمی تھا، لیکن اس کی صحت انتہائی بری لگ رہی تھی۔ کلثوم کو پشت سے اسے دیکھ کر افسوس ہوا، شاید جو کوئی بہت ہی مجبور انسان ہے۔ عام طور پر تو بوڑھے لوگ صفائی ستھرائی کا کام کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی گزار لی ہوتی ہے، لیکن یہ جوان آدمی ایسا کام کیوں کر رہا ہے؟ شاید کوئی بہت ہی مجبور آدمی ہے، کلثوم نے سوچا، اور اس پاس سے گزر کر پرنسپل کے دفتر میں چلی گئی۔ دفتر میں کچھ دیر گزارنے کے بعد جب وہ باہر نکلی تو اس کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی، اس کی رنگ زرد پڑ رہا تھا اور ہاتھ پیر کپ کپا رہے تھے۔ اندر جو بات ہوئی تھی اس نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اس بات کے جواب میں کچھ بول ہی نہ پائی تھی۔ باہر نکلتے ساتھ ہی حیرت کو اسے ایک شدید جھٹکا لگا۔ لمبے کوریڈور کے آخری سرے پر وہ خاکروب پوچھا لگا رہا تھا۔ کلثوم کو دیکھتے ہی اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، میڈم صرف 5 منٹ انتظار کر لیجئے، میں نے ابھی پوچھا لگایا ہے، میری صحت ایسی نہیں کہ میں بار بار یہاں سے پوچھا لگا سکوں، اگر آپ 2 منٹ رک جائیں گی تو بڑی مہربانی ہوگی۔ خاکروب کی بات پر کلثوم کو ایک اور زوردار جھٹکا لگا اور وہ حیرت سے اس کی چہرے کی جانب دیکھنے لگی۔ یہ چہرہ جانا پہچانا تھا، لیکن یہ وہ تو نہ تھا جسے اس نے ایک عرصہ پہلے دیکھا تھا۔ وہ خاکروب کوئی اور نہیں بلکہ اختر تھا، اس کا اپنا شوہر جو دبئی میں راج سے کاروبار کیا کرتا تھا، لیکن آج ایک معمولی چپڑاسی کی طرح سکول کے فرش پر پوچھا لگا رہا تھا۔ کلثوم حیرت کا شکار رہ گئی، خود وہ کافی حد تک بدل چکی تھی، شاید اس لیے اختر نے اسے پہچانا نہیں، یا شاید گرتی صحت کی وجہ سے اس کی نظر بھی کمزور ہو چکی تھی، اس لیے اسے پتہ ہی نہ چلا کہ اس کے سامنے سے اس کی سابقہ بیوی گزر کر گئی ہے۔ کانپتے ہاتھوں سے کلثوم وقت سے پہلے چھٹی لے کر وہ گھر واپس آ گئی۔ وہ دوبارہ پرنسپل کے دفتر بھی نہ گئی، بڑے پریشانی سے واپس اپنے چھوٹے سے گھر میں آ کر وہ ٹہلنے لگی۔ بار بار اس کی نگاہ بھٹک کر لکڑی کے اس ڈبے پر چلی جاتی تھی جس وہ اختر کے گھر سے لائی تھی، شاید وہ اسے بھول بھی جاتی، لیکن آج سکول میں اختر کو انتہائی خراب حالوں میں دیکھ کر اسے لکڑی کا وہ ڈبہ پھر سے یاد آ گیا تھا۔ اختر کو سکول میں خاکروب کی نوکری کرتے کئی دن گزر گئے، تنخواہ ملنے کا وقت تھا، اس نوکری سے وہ خوش تو نہ تھا، لیکن اس کے سوا کام کمائی کا کوئی اور ذریعہ بھی نظر نہ آتا تھا۔ ساجدہ کی چیخ چیخ سے وہ دن رات ذہنی اذیت کا شکار رہتا تھا، وہ اسے 1 منٹ بیٹھنے نہ دیتی، سارا دن وہ اسے کھانے کی فرمائشیں کرتی رہتی۔ اختر سکول کا کام ختم کر کے آتا تو گھر کے کام کا شروع کر دیتا۔ اب اسے اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی ماں نے کلثوم کے متعلق جو کچھ بھی کہا تھا وہ سب جھوٹ تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو بھی ٹیک کر 1 منٹ بیٹھنے نہ دیتی تھی تو پرائی بہو کے ساتھ اچھا سلوک کیسے کرتی؟ اختر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زندگی کس رخ پر جا رہی ہے۔ ایک روز اس کی طبیعت کافی خراب تھی، اس نے سکول سے چھٹی کر لی، تنخواہ ملنے کا وقت قریب تھا، لیکن آج چھٹی نہ کرتا تو کام بھی نہ کر سکتا تھا، اس لیے خاموشی سے وہ چارپائی پر لیٹا اپنی قسمت کو کوس رہا تھا۔ کب تک یہاں لیٹا آنسو بہاتا رہے گا؟ اٹھ اور کچھ کھانے کو لا دے، مجھے بھوک لگی ہے، تیرے جیسی اولاد تو خدا کسی کو نہ دے۔ ساجدہ نے چلا کر کہا تو اختر نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ بیٹھا۔ اسے پتا تھا ماں کو کھانے کے لیے کچھ نہ لا کے دیا تو وہ چلاتی رہے گی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتا گھر کے کھلے دروازے سے کوئی اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی اختر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ کلثوم تھی۔
लेकिन जिस कुलसूम को इतने तलाक देकर निकाला था, ये उस कुलसूम से तो बहुत मुख्तलिफ नज़र आ रही थी। वो तो एक डरी सहमी सी लड़की थी जो दिन रात उसकी माँ की खिदमतें करती रहती थी। लेकिन ये लड़की जो अंदर दाखिल हुई थी, ये तो कोई और ही थी, बस शक्ल कुलसूम के जैसी थी। इंतहाई खूबसूरत और मॉडर्न लिबास में पुरएतमाद चाल चलती हुई वो अख्तर के सामने आकर खड़ी हो गई। कुलसूम तुम? इसने हैरत से देखा। कुलसूम मुस्कुरा रही थी और इसके हाथ में लकड़ी का वही डब्बा था जिसे पिछले लंबे अरसे से वो तलाश कर रहा था। ये डब्बा तुम अपने साथ ले गई थी? इसने हैरत से पूछा तो कुलसूम ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। हाँ, कोई ना कोई तोहफा तो यहाँ से लेकर जाना ही था। जब तुमने अपनी माँ के कहने पर बगैर सोचे समझे मुझे तलाक दी तो मेरे पास यहाँ से जाने के लिए किराए के पैसे तक न थे, और उस वक्त यही लकड़ी का डब्बा लेकर मैं यहाँ से चली गई थी। लेकिन अब वक्त आया है कि मैं इस डब्बे को तुम्हें वापस कर दूँ। कुलसूम की बात पर अख्तर हक्का बक्का रह गया। अंदर से साजिदा ने भी इसकी आवाज़ सुन ली थी और दौड़कर बाहर निकल आई। महंगे कपड़ों और महंगे जेवरात पहने खड़ी कुलसूम को देखकर वो अंदर तक जल भुन गई। कुलसूम ने हाथ में पकड़ा डब्बा अख्तर के हवाले कर दिया। अख्तर ने हैरान होते हुए वो डब्बा खोला। अंदर सोने के कई सारे जेवरात पड़े थे, नोटों की कई सारी गठियाँ भी पड़ी थीं। इसकी आंखें खैरा होने लगीं। ये सब क्या है? ये सब तुम मुझे क्यों दे रही हो? इसने हैरत से पूछा तो कुलसूम मुस्कुरा दी। दुबई जाने से पहले तुमने इस डब्बे के अंदर चंद हज़ार रुपए डाले थे और कहा था कि हर महीने जो रकम मैं भेजा करूं वो इस डब्बे के अंदर डालती रहना। जो पैसे तुम भेजते वो तो तुम्हारी माँ रख लिया करती थी और मैं नादारों की तरह ज़िंदगी गुजारती थी। इस डब्बे के चंद हज़ार के अलावा मेरे पास और कोई कीमती चीज़ न थी। जब तुमने मुझे तलाक दी तो यहाँ से जाते हुए मैं ये डब्बा अपने साथ ले गई। ये तुम्हारी अमानत थी, लेकिन ज़रूरत के उन दिनों में मैंने ये चंद हज़ार रुपये खर्च कर लिए। इस डब्बे को देखकर हमेशा मुझे तुम लोगों की याद आती रही कि कैसे मेरी हज़ार खिदमत के बावजूद तुम लोगों ने मुझे धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दिया। अब जबकि स्कूल का मालिक मुझसे शादी कर चुका है और अपनी आधी जायदाद मेरे नाम कर चुका है तो मेरे पास रुपये पैसे और जेवरात की कोई कमी नहीं। इसलिए मैं सूद समेत वो चंद हज़ार रुपये वापस करने आई हूँ। कुलसूम की बात में तलखी थी। अख्तर हक्का बक्का रह गया। शर्मिंदगी से इसका पूर पसीने में भीगने लगा। दरवाजे पर खड़ी साजिदा भी हैरत से कुलसूम को देख रही थी। खुद इसके अपने कपड़े फटे पुराने थे। दिन रात घर में खाने और रुपए को लेकर चक होती रहती थी। ये सब कुछ तो वो कुलसूम के लिए चाहती थी, लेकिन किस्मत में पलट कर यही वार इस पर कर दिया था। कुलसूम तो आज अपनी ज़िंदगी में बेहद खुश थी, अमीर थी और इसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन साजिद और अख्तर जिन्होंने इस पर जुल्म किया था, अब वो दोनों किसी का मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे थे। कुलसूम डब्बा अख्तर के हाथ में थमा कर नफरत से इसे देखते वापस चली गई। बाहर इसकी शानदार गाड़ी खड़ी थी। अख्तर ने डब्बे के अंदर जायज़ा लिया। वहाँ इतने पैसे ज़रूर थे कि वो अपनी एक छोटी मोटी दुकान बना सकता था। इसे पहली दफ़ा एहसास हुआ कि कुलसूम को छोड़कर इसने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल शौकत वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।